सवालों की वैरायटी देखिए, ऑटोमेटिक आपका दिमाग कंफ्यूज्ड कि हम जीवन में करें क्या। तो भाई साहब, जितनी आपने मेहनत करी थी वो करते करते आपको आगे बढ़ना है। हाँ, जो किया था वो तो करना ही है, उसके आगे भी निकलना है, एंड दैट्स ओनली पॉसिबल विद मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। जितने हो सके उतने सवाल लगाइए, खूब सवाल लगाइए, सवालों की वैरायटी देखिए, ऑटोमेटिक आपका दिमाग चीजों को समझना शुरू कर देगा। क्या मैं आज की क्लास शुरू करूं? तो मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर मैं समराइज करूं तो मैंने आपसे सवालों को करने का कुछ एक तरीका बताया। देखो, एक नियम है बस कि जिसकी जो ताकत ज्यादा उसके साथ वही होना चाहेगा। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने पे उसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने पे उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ये बात अलग है कि हम जब पूरा का पूरा ईसीएस पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना के बराबर बोलते हैं। अक्सर हमारी जो बातें होती हैं वो एसआरपी के फॉर्म में होती है। सवाल बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन तब भी हम एसआरपी के फॉर्म में सोचेंगे, वो रिलेटिवली इजी पड़ता है। बोलो हाँ या ना? अब कल जाते जाते मैंने आपसे कुछ ऐसा कहा था, समराइज कर दूं फिर शुरू करते हैं सिलसिला सवालों का। मैंने कहा अभी कभी हमसे सवाल पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट, तो आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए? आप ये सोचो, जैसे बोले ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऐसा कुछ भी बोले तो आपको तुरंत समझ जाना है ONM। ये कहने का मतलब क्या है? ये ट्रिक है मेरे भाई, आप इसको एज अ ट्रिक यूज करो ना, और ट्रिक किस तरीके से बनाएगी उसको समझना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कभी हमसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछता है तो हमें हमेशा एनएम की तरफ जाना है, मतलब हमें हमेशा नीचे की तरफ जाना है, मतलब हमें हमेशा वो ढूंढना है जिसका एसआरपी ज्यादा है। इसका मतलब ये है, समझ पाए क्या? इसका ये मतलब नहीं कि हमें नॉन मेटल ढूंढना है, इसका मतलब ये है कि वो सोचो जो नॉन मेटल के जैसा, मतलब जो नीचे है। बात समझ पा रहे हैं? ये सोचोगे तो सोचने में एफर्ट कम लगेगा और आंसर जल्दी आएगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर कभी हमसे कहता है रिड्यूसिंग एजेंट तो हमें मेटल की तरफ जाना है, इसका मतलब हमें ऊपर की तरफ जाना है, इसका मतलब हमें वो सोचना जिसका एसआरपी कम है। बोलो डन। अब कई बार हमें कंफ्यूजन आता है, सर कब मेटल बोले कब मेटल आयन बोले। ये तो पता है कि कभी ये बोलना पड़ेगा, कब क्या बोले सर, ये हमें कंफ्यूजन होता है। कई बार हम सोच लेते हैं, कई बार सोचना संभव नहीं होता है। उसके लिए मैंने आपसे कहा था एक छोटा सा रूल याद करना जिसका नाम है मिस्टर मियो। अब इसको समझो, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी सवाल हमसे पूछे रिडक्टेंट, समझो पहले ट्रिक को, जब भी सवाल हमसे पूछे, यहां प्यार का मतलब है, रिडक्शन नहीं बोला मैंने, रिडक्टेंट। रिडक्टेंट के बाकी पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। रिडक्टेंट बोले, रिड्यूसिंग एजेंट बोले, रिड्यूसिंग पावर बोले, रिड्यूसिंग नेचर बोले, समझे? तो हमारा आंसर होगा, और जब भी बोले ओ तो हमारा आंसर होगा मेटल आयन। अभी दिमाग में तुरंत आएगा, ओ बोलते मेटल आयन सोचना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन्हीं चीजों को अब हम कुछ सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात। तो कुछ एक सवाल लिखे थे, उसी सीरीज में लिखिएगा अगला सवाल, उसी सीरीज में लिखिएगा अगला सवाल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड A, B, C, D। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड A, B, C, D आर। एक मिनट, ABCD को आप मेटल मानोगे कि नॉन मेटल? मेटल मानोगे कि नॉन मेटल? लॉजिक बड़ा सिंपल है, जब भी मेटल लिखे जाते हैं सिंगल एटॉमिक फॉर्म में ही लिखे। आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सिल्वर, गोल्ड, दुनिया का हर मेटल सिंगल एटॉमिक फॉर्म में ही लिखा। एक बात। दूसरी बात, इन मेटल्स का हमें क्या दे रखा है? SEP का फुल फॉर्म। आप इसे SRP मानोगे? SOP? कुछ न बोला जाएगा, SRP ही माना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ABCD R माइनस 1.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 1.23 वोल्ट, माइनस 1.87 वोल्ट respectively, माइनस 1.87 वोल्ट respectively। मतलब A का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, B का ये है, C का और D का ये। मैंने एरो बना दिया, बोलो चलेगा? अब इसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं, लिखिएगा। पहला सवाल, राइट इन
ECS सीक्वेंस, राइट इन ECS सीक्वेंस, ब्रैकेट में लिख देना SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों जब भी वो सवाल देगा आपके नीट में तो वो स्पेसिफाई करेगा, घबराइए नहीं। मात्र पोजीशन बेस्ड सवालों के लिए हमें सोचना है हमारा जो ऊपर है उनका नीचे है, हमारा जो नीचे है उनका। केवल उन्होंने फोटो लगाई, कुछ लिखा नहीं, समस्या बस ये है। समस्या नहीं होती अगर उन्होंने एक लाइन भी लिख दिया होता, कुछ भी लिखा नहीं, केवल क्या लगाई है, फोटो, और सवाल भी दे दिया और उन्होंने उसी इमेज को रेफरेंस माना है। इसीलिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, राइट। राइट इन ECS सीक्वेंस लिखना। दूसरा, विच इज द बेस्ट OA, आपको बताना है इन चारों में सबसे बढ़िया OA कौन है। नेक्स्ट लिखिएगा बेस्ट RA, इन चारों में सबसे बढ़िया RA कौन है। नेक्स्ट पार्ट, which element can displace, which element can displace element B from aqueous solution। आपको बताना है वो कौन सा एलिमेंट है जो बी को डिस्प्लेस कर सकता है। हमें रूल लगाना है डिस्प्लेसमेंट का, राइट। लिखिएगा नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, which element can produce hydrogen gas from dilute acid solution, which element can produce hydrogen gas from dilute acid solution। आपके सामने है 4 से 5 पार्ट, आराम से करिए, डिस्कस करते हैं, तब तक मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूं। तसल्ली से करिए, समय लीजिए, सोचिए, सीखिए, मगर अगले सवाल से पूरी क्लास जुड़ जाइए, मैं चाहता हूं। एक और पार्ट लिख लो, चलो इसमें एक और पार्ट लिख लो ताकि मैं अगला सवाल वहां से स्टार्ट कर पाऊं। राइट द ऑर्डर ऑफ 6 पार्ट, नीचे लिख रहा हूं मैं, आंसर नेक्स्ट लाइन लिखूंगा। राइट द ऑर्डर ऑफ, मैंने ऑर्डर बोला मतलब क्रम पूछा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप चुन सकते हैं। राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, केवल रिएक्टिविटी बोला और कुछ बोला नहीं है। राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आपको देता हूं मैं पूरे 1 मिनट का समय, आराम से सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ECS के सीक्वेंस में लिख ले, सोचना समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले ECS के सीक्वेंस में लिख लें। बचपन में ये तो देखा होगा सबसे छोटा नंबर कौन है, बड़ा नंबर कौन है। छुपिए नहीं बच्चों, मुझे कोई मतलब नहीं। सबसे छोटा नंबर कौन है, बड़ा नंबर कौन है, ये तो समझ में आया होगा। आइए साहब, सबसे पहला पार्ट कर लोगे तो बाकी बन जाएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, माइनस, ये तो समझ में आता है ना। बचपन में घटते क्रम बढ़ते क्रम देखा होगा, ये सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद ये है, उसके बाद, उसके बाद, बस इसको लिख रहा हूं मैं, तो कैसे लिखूंगा देख लेना एक बार। सबसे छोटा कौन था, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, बोलो डन। क्या आपने अपना ECS का सीक्वेंस लिख लिया। अब सारे सवाल फटाफट बनेंगे। सबसे पहला काम है चीजों को अपने ECS के सीक्वेंस में, मतलब अपने कंसेप्ट जैसा बना लो, सोचना आसान हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलो सभी बच्चे समय लीजिए, पूरी क्लास का आंसर चाहिए। बन जाएगा। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया, रेज योर हैंड। चलिए, अरे वाह साहब, बहुत बढ़िया। और डिस्कस करते हैं। क्या हमारे सामने ECS का सीक्वेंस आ गया है। अब सवाल में एक समस्या है। समस्या यह है कि उन्होंने हमें आयन दिया और हमें पता है कभी कभी आंसर किसी का आयन भी बोलना है। चेक करते हैं सोचने का नजरिया क्या होगा, पूरी क्लास जुड़ जाए। आ जाओ जल्दी से, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। जुड़ गए क्या। सबसे पहला काम ECS का सीक्वेंस, किसी को डाउट है। हमने लिखा है SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर, SRP का इंक्रीजिंग, बोलो हाँ या ना। अब उसने मुझसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा, बेस्ट OA। जब बोलेगा ओ हम पहुंच जाएंगे नीचे। रुको, आंसर मेरा डी होगा किसी। सच बताओ, मैंने आपके कंसेप्ट इतने स्ट्रांग बनाए हैं, आंसर सी बोलना सही है, किसी का आयन।
सी का मियो, ओ है तो एम आई आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना है बस। ओ है तो एम आई, आंसर सी होना चाहिए, सी का आयन, लेकिन ऑप्शन में सी का आयन गिवन, मजबूरी मुझे ये चुन के आना। लेकिन अगर एक ऑप्शन ये होगा और इसका आयन भी होगा तो मैं इसे नहीं, इसके आयन को ही सेलेक्ट करूंगा। बोलो ये कंसेप्ट सेट हुआ, शानदार। क्योंकि अभी आयन बोला नहीं है तो हमें भी लिखने की आवश्यकता नहीं, मतलब हम हमेशा सही नहीं चुनते, सबसे सही चुनते हैं। अगर वो होता तो वही आंसर होता, वो नहीं है तो अभाव में हम ये चुन के आ रहे हैं। बोलो डन है। आओ चलते थर्ड पार्ट में। थर्ड क्या पूछा था? बेस्ट आर ए, आर बोले तो म बोले तो ऊपर, एंड आंसर विल बी डी। शानदार, चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट आपसे पूछा है विच एलिमेंट कैन डिस्प्लेस एलिमेंट बी फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना। क्या सबसे पहले बी की लोकेशन देख लोगे? इसे मेटल मान रहे हो कि नॉन मेटल? डिस्प्लेसमेंट का नियम क्या है? ऊपर वाला नहीं, ताकतवर कमजोर को हटा देता है। मेटल की ताकत ऊपर रहने में है, नॉन मेटल की ताकत नीचे रहने में है। ये मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल है कि नॉन मेटल? किसे हटाना है? तो बी से ताकतवर हटाएंगे कि बी से कमजोर हटाएंगे? तो बी से ताकतवर जो ऊपर है कि नीचे? ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है। बोलो हाँ या ना। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए एंड डी। बोलो चलेगा। तो थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट का जो आंसर है वो होगा ए एंड डी। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्या पूछा है? विच एलिमेंट कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। क्या सबको कंसेप्ट याद है? रिवाइज कराता हूं। हर वो एलिमेंट जिसका एसआरपी निगेटिव है वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर। किसका एसआरपी निगेटिव है? दो का। एक है ए और एक है ए और एक, मतलब केवल आंसर ए एंड डी होगा। बोलो हाँ या ना। और किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसा भी सवाल पूछ सकता हूं, बोलो वो कौन से एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के ऊपर है? ए एंड डी। हाइड्रोजन के नीचे है? बोलो ना यार। एक और सवाल पूछता हूं, किसका एसआरपी पॉजिटिव है? हाइड्रोजन के नीचे कौन है? एसआरपी का बढ़ता हुआ क्रम है घटता? तो सबसे कम और सबसे, तो एसआरपी बढ़ रहा है ना भाई। नीचे एसआरपी पॉजिटिव है निगेटिव? ऊपर एसआरपी, क्या इनका एसआरपी पॉजिटिव है? इनकी सेल्फ टेंडेंसी रिड्यूस होने की है कि ऑक्सीडाइज होने की? जिसका एसआरपी पॉजिटिव उसकी सेल्फ टेंडेंसी रिड्यूस होने की है। जिसका एसआरपी, उसकी सेल्फ टेंडेंसी, क्योंकि उसका एसओपी पॉजिटिव। बोलो डन। शानदार। फिफ्थ पार्ट का आंसर है एंड डी। आओ चलते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। कितने बच्चे बता देंगे? रिएक्टिविटी कुछ न बोला, कुछ न लिखा, मेटालिक रिएक्टिविटी ही माना। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि आज से कई साल पहले ईसीएस को रिएक्टिविटी सीरीज बोलते थे, और रिएक्टिविटी इसलिए बोलते थे क्योंकि लोग बाग उससे मेटल की रिएक्टिविटी बताया करते थे। ऐसा ऐसा कुछ इनऑर्गेनिक की किताबें लिखती हैं। और इसी कारण से जब भी बोले रिएक्टिविटी, क्या बोले? हम हमेशा मानेंगे मेटल की, बशर्ते सवाल में कुछ बोला। अभी सवाल बोलता कैसे आता हूं? फिलहाल मुझे बताओ सबसे ऊपर कौन है? जो मेटल जितना ऊपर वो रिएक्टिव उतना। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? बोलो हाँ या ना। उसके बाद ए, उसके बाद सी। सही लिखा मैंने? कितने बच्चों का सही आंसर था? चलो लेवल बढ़ाते चलूंगा, लिखते चलिए। कंसेप्ट सबको क्लियर है? लिखिएगा अगला सवाल बच्चों। इसी कंसेप्ट पे आधारित एक सवाल आज से कुछ साल पहले एम्स में आया। सवाल कुछ ऐसा था, थोड़ा जल्दी लिखिएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डाउट है? एक मिनट, हाँ बोलो बेटा। फिफ्थ वाला आप सुन नहीं रहे थे क्या? विच एलिमेंट कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। कॉपी में आइए सभी लोग, डाइल्यूट एसिड वाला पॉइंट देखिए, घर जाके नोट्स पढ़िए बार बार बारंबार, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद। पढ़ना ही नहीं है, एक बार देखते हैं याद हो जाए। अरे भाई कंप्यूटर थोड़ी है अपन यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। डाइल्यूट एसिड वाला पॉइंट मिला? देखो वहां पे क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट्स, रुको, हैविंग नेगेटिव, हर वो एलिमेंट जिनका एसआरपी नेगेटिव है, सब लिखा है क्लियर कट। आओ एक बार समझ लेते हैं सभी बच्चे, आ जाइए प्लीज। वो कौन से एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर पाएंगे? ये वो एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन के, और जो हाइड्रोजन के ऊपर है उनका एसआरपी निगेटिव है। क्लियर कट है? अब नियम बना लो, हर वो एलिमेंट जिसका एसआरपी नेगेटिव है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाएगा। कंसंट्रेटेड से कि डाइल्यूट से? अब ये कंसंट्रेशन में कुछ लोचा है वो अंत में आएगा, सारे पर्दे एक साथ नहीं उठाए जाएंगे, ठीक है? आइए
धीरे धीरे करके सस्पेंस हटाएंगे, एक ही दिन में सब थोड़ी सिखाऊंगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ X2, Y2 एंड Z2। लास्ट कॉमा पहले एंड लगाते हैं, इंग्लिश का रूल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ X2, Y2 एंड Z2 आर, बोर्ड पे लिखा है 1.87 वोल्ट, 1.65 वोल्ट एंड 1.93 वोल्ट respectively, and 1.93 volt respectively, 1.93 volt respectively। write the order of reactivity, कोई आंसर नहीं बोलेगा। write the order of reactivity। बच्चों प्रश्न हमसे पूछ रहा है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, आराम से सोचिए, समय लीजिए, जमाने को सही आंसर बताइए। write the order of reactivity। कर लिया होगा? आइए डिस्कस करते हैं। कुल कितने एलिमेंट हैं? 3। एक है X2, एक है Z2, सबसे बड़ा नंबर। इसे SRP मानोगे SOP? कुछ न बोला, SRP ही माना। ठीक है साहब, मुझे बताओ, आज आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा है तो आपको नियम पता है, अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो एज अ मेटल ही माना। तो आपने इसे एज अ मेटल माना, जो सबसे अच्छा मेटल होगा, सबसे ऊपर की सबसे नीचे। SRP सबसे कम की सबसे ज्यादा, सबसे कम SRP किसका है? Y2, उसके बाद X2, उसके बाद Z2। बोलो ठीक है, आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों का आंसर यह है? रेज योर हैंड। और आप सबका जवाब है गलत। सर 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 कुछ न बोला, कुछ न लिखा, तो मेटल माना। जब सवाल चीख चीख के बोल रहा है मैं नॉन मेटल हूं, तो क्यों मेटल मान रहे हो? दुनिया का कौन सा मेटल, सुनो बेटा, बस अपनी भावनाओं को कंट्रोल। दुनिया का कौन सा मेटल है जो डायटोमिक फॉर्म में मिलता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। कोई भी मेटल नेचर में डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। अगर डायटोमिक लिखा है तो बच्चे को समझना था, उसने इशारा नॉन मेटल की तरफ किया है। यानी उसने मुझसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है तो भैया मेटल की रिएक्टिविटी नहीं पूछा, किसकी रिएक्टिविटी पूछा है? नॉन मेटल। लिखो पहले साइड में, लिखो पहले साइड में, नॉन मेटल एग्जिस्टिंग, नॉन मेटल एग्जिस्टिंग डायटोमिक फॉर्म, नॉन मेटल एग्जिस्टिंग डायटोमिक फॉर्म। जो नॉन मेटल है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और यही सवाल कुछ आया था एम्स में। नॉन मेटल किस में एग्जिस्ट करेगा? डायटोमिक फॉर्म में। दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। इसीलिए सर कहते थे कुछ न बोला जाएगा, कुछ न लिखा, और कोई इशारा भी न किया जाएगा। तो सवाल ऐसे इशारे करता है, आपको समझना पड़ता है आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। अब बताओ, सबसे ज्यादा SRP, सबसे कम? सबसे ज्यादा कौन है? Z2, उसके बाद, उसके बाद, बोलो डन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। याद रहोगे, इसे याद रखोगे तो याद रखना, अगर सिंगल फॉर्म में है तो मेटल, अगर डायटोमिक फॉर्म में है तो नॉन मेटल। बोलो डन। अगला सवाल आप सबके सामने है, लिख लेना। इफ और कुछ लिखा है, E नॉट A2 प्लस A इक्वल टू 1.23 वोल्ट। रुको एक मिनट, A2 प्लस से क्या बन रहा? पूरी क्लास आ जाओ, लिख लेना भाई, बीच में कुछ भी कुछ रिवीजन भी कराते रहता हूं, जुड़ा करो वहां पे। कुछ छोटी मोटी बातें कॉपी में इतने लिखेंगे तो कभी नहीं खत्म होंगी चीजें।
छोटी मोटी बातें से अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं, सुना करिए प्लीज। A2+ से क्या बन रहा? ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन? SRP है कि SOP? मतलब A का क्या हो रहा है? गलत। जो लिखा है वही होता है, ऐसा नहीं होता है। जो लिखा है वही होता है, ऐसा नहीं। अब लिखो एक बार, E naught of A2 plus A is equal to 1.23 volt, 0.76 volt, 0.34 volt, minus 0.80 volt. लिख लिया होगा? चलिए आइए देखते हैं इस पे कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला तो आपका फर्ज होना चाहिए, आप लिख लो ईसीएस के सीक्वेंस में। किस में लिख लो? ईसीएस के। वो सोचने समझने का तरीका आसान कर देगा, वो आपके सोचने का लॉजिक स्ट्रॉन्ग कर देगा, राइट? जब भी कभी सवाल मिले हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया करो एसआरपी के। अब फटाफट आंसर आएंगे। हेलो, लिखो आप तो फर्स्ट पॉइंट, राइट इन ईसीएस सीक्वेंस। राइट इन ईसीएस सीक्वेंस, ब्रैकेट में लिख देना एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहला सवाल, राइट इन ईसीएस सीक्वेंस। दूसरा सवाल, बेस्ट ओए। तीसरा सवाल, बेस्ट आरए। देखो सवालों की संख्या बढ़ानी होती है, इसी को तोड़ के करते हैं, लेकिन एक एक सवाल में सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। पहले वाले सवाल मैंने आयन नहीं दिया, इसमें क्या दिया? आयन। समझ पा रहे हो? लिखो बेस्ट ओए, बेस्ट आरए, राइट द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। राइट द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताना है। अब आप डिसाइड कर लेना इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। विच मेटल कैन डिस्प्लेस? Which metal can displace? Metal. Which metal can displace? Metal. Metal D from its aqueous solution. Which metal can displace metal D from its aqueous solution? सुन के लिखे, देख के ना लिखे प्लीज। बोर्ड तभी देखो जब आपको वैल्यूज देखनी हो। विच मेटल, क्योंकि मैं मान के लिखता हूं कि बच्चा सुन के लिख रहा, और आप ये लिखते हो कि देख के, तो दोनों का मानना क्लैश हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? लिखो विच मेटल कैन डिस्प्लेस मेटल डी फ्रॉम इट्स एक्वेस सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा। नेक्स्ट पार्ट बोलो बेटा। विच कैन बी, विच कैन बी द बेस्ट चॉइस फॉर, which can be the best choice for anode and cathode? Which can be the best choice for anode and cathode? Anode and cathode. आराम से सोचिए, समय लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहला फर्ज आपका बनना चाहिए, इन सब का लिख लो एसआरपी। क्या लिख लो? आओ एक बार हिंट दे देता हूं। पहले का क्या दिया? दूसरे का, उसे भी बना लो एसआरपी। तीसरे का क्या दिया? एसआरपी। चौथे का क्या दिया? एसओपी। उसे क्या बना लोगे? एस। पहले सबका एसआरपी बना लो, फिर खटाखट आंसर है। क्या बात है? कुछ बच्चों ने आंसर ऑलरेडी लिख लिया है। मैं नया सवाल लिखूं तब तक? स्लाइड चेंज कर दूं? जब तक आप सोच रहे हैं तब तक आपके सामने नए सवाल की व्यवस्था कर देते हैं। ई नॉट ऑफ, इसी हाइपोथेटिकल सवाल को मैं रियलिस्टिक सवाल में कन्वर्ट कर रहा हूं। ई नॉट ऑफ MnO4 माइनस Mn+2, ई नॉट ऑफ Cr2O7 2 minus Cr+3, E naught of Cl2 Cl minus E naught of chromium 3 plus सेरेनियम 3 प्लस सेरेनियम 4 प्लस, और हमें दे रखी है सबकी वैल्यू। तो नॉन मेटल ई नॉट ऑफ I2/I माइनस, सबकी वैल्यूज। आपने वो सवाल कर लिया होगा, डिस्कस कर ले क्या? ठीक है भाई।
मैं जो वैल्यूज लिख रहा हूं कुछ हाइपोथेटिकल हैं, कुछ रियलिस्टिक हैं, आपको वैल्यूज याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए साहब, पिछले सवाल को डिस्कस कर लें क्या? आइए, सबसे पहले मुझे लगता है आपको समझना पड़ेगा, उन्होंने हमें सबका एसआरपी दिया है कि कुछ का एसआरपी कुछ का एसओपी। तो अपना पहला फर्ज होना चाहिए सबका क्या लिख लो, अपना सोचने का दायरा किसमें सेट हुआ है? एसआरपी में। वो सोचना आसान होगा, समझना आसान होगा। एग्री? क्या मैं सबका एसआरपी लिख सकता हूं? चलो, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, मुझे बताना पहले वाले क्या दिया? एसआरपी। यही लिख दूं क्या? सबने सवाल लिख लिया ना? पहले वाले क्या दिया? एसआरपी। कोई चेंज करूं कि ना करूं? दूसरे वाले क्या दिया? एसओपी। बोलो इसका एसआरपी कितना? -0.76। क्या बात है? तीसरे वाले क्या दिया? चौथे वाले का एसआरपी कितना? 0.80 वोल्ट। बोलो डन। अरे हाँ है ना? अब मुझे बताइए जरा, इनमें सबसे कम एसआरपी किसका है? सबसे कम? ऐसा मत बताओ बेटा, बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा देखो बेटा, ये तो प्लस लगा है बेटा, तो छोटे में पहले नेगेटिव वाला ढूंढोगे बेटा। तो प्लस सर एक साथ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, सर आप हटा दो एक। सर मैं हटा देता हूं, लो ये मैंने हटा दिया। सर ये भी हटा दो। हाँ बेटा अब देखो, हाँ सर अब हम बता सकते हैं। बेटा इसमें से नेगेटिव कौन है? तो सबसे छोटा कौन है बेटा? क्या बाकी सबका एसआरपी पॉजिटिव है? बोलो डन। सबसे ऊपर कौन आएगा? उसके बाद बेटा बढ़ते हुए क्रम बताना है, बड़ा नंबर सी, उसके बाद, उसके बाद। बोलो डन। नेक्स्ट स्लाइड में लिख दो, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं आपके सामने, बी सी डी ए। अरे हाँ या ना? हमने जो लिखा है ये एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग? क्या आप सोचना आसान है? अब सोचते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा था? ईसीएस हो गया। सेकंड पार्ट क्या पूछा भाई? ओए। ओ बोला तो कहां पहुंच जाओ? अब कंसेप्ट भी रिवाइज करते रहो। ओ बोला मतलब ओ एन एम मतलब नीचे, मतलब ज्यादा एसआरपी। आई विल नॉट रिपीट अगेन, ज्यादा एसआरपी। आपको समय दिया, किया तो किया, नहीं किया तो बोर्ड में जोड़ो ना यार। आगे क्या? यानी कि एक बात तो पक्की है कि वही होगा जिसका एसआरपी सबसे। आज अपन ऐसा कर रहे हैं, धीरे धीरे सवाल करते करते मन में सीधे आएगा ज्यादा एसआरपी वाला ढूंढना है, कौन लिखेगा इतना? हाँ या ना? आज अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तसल्ली सीख रहे हैं, लेकिन आप सोचो ना भाई, जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा वही आंसर होगा। आई एम डैम श्योर आंसर तो होगा, आंसर तो होगा। सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है? ऐसे भी सोचा जा सकता है। समझ पा रहे हो ना? तो एक बात तो पक्की है, आंसर कौन होगा? अब रुको रुको रुको, उसने बोला ओ। क्या बोला? क्या बोला? मियो ओ मेटल आयन। आंसर होगा मेटल आयन। आंसर ए होगा K2+। बस ये क्लैरिटी चाहिए, खत्म है। अच्छा फील भी कर लो एक बार डेफिनेशन से। ओ ए का फुल फॉर्म बोलो, दूसरे का, खुद का। रिडक्शन कभी मेटल का नहीं, मेटल आयन का होता है। मतलब आपको वो स्पीसीज बतानी है जो होगी रिड्यूस। सोचो सोचो, मान लो आपको ट्रिक नहीं पता होता तो आप आंसर अगर ए बोल देते मान लो, तो खुद सोचो ना ए रिड्यूस होके कहां जाएगा, पता ही नहीं है। सोचो ना, मान लो आपको ट्रिक पता तो आप डेफिनेशन लगाते, तो आप क्या सोचते हो? ए का फुल फॉर्म क्या? ऑक्सीडाइजिंग। दूसरे का, खुद का। खुद ने क्या होना है? रिड्यूस। और आंसर तो यही होगा। अब ए रिड्यूस होके A-2 में जाएगा, आपको पता है क्या? तो रिडक्शन ए का होगा कि A2+ का होगा? A2+ का। ऐसे सोचा जाता है। बोलो डन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बेस्ट आर्य बता दोगे? बोलो कौन है सबसे बढ़िया आर्य? बी। बी ही है कि बी का आयन? क्या बात, बी का आयन। नंबर 4 चले क्या? नंबर 4 आपसे पूछा राइट ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। रुको, किसका ऑर्डर बताना है? अपना ट्रिक लगाओ, ओ एन एम। तो जो सबसे नीचे है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे। बोलो डन। मैं आपके सामने लिख देता हूं, सबसे नीचे कौन है? ए, फिर डी, फिर सी। सच बताओ यही आंसर होगा कि नहीं होगा? उसने बोला ओ। क्या बोला? मिस्टर मियो। ओ के साथ मैं चलायन। सेट हो रहे हो क्या? ओ के साथ मैं चल। आप किसका ऑर्डर लिख रहे हो? ऑक्सीडाइजिंग पावर का। तो आंसर मेटल होगा कि मेटल आयन? तो बस इतना लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये लिख दोगे, अरे बोलो। लेकिन अगर ये मार्कर क्या हो जाता कभी कभी,
लेकिन अगर कभी एग्जामिनर चालाक निकला तो आपको इतने में वो खेल कर देगा, समझ पा रहे हो क्या? वो भी ऑप्शन देगा और ये भी देगा, तो अपने को समझ में आना चाहिए। क्या यहां तक सबको क्लियर है? वैसे कितने बच्चों से बन गया था ये? रेज योर हैंड। बन गया है? जिनसे नहीं बना क्या भी क्लियर है? सीख पा रहे हो बेटा? पुरानी भूत की बातें भूलो ना, नया सीखो ना। ठीक है क्या? आइए, कुछ बच्चे भूलना ही नहीं चाहते, फिर बाद में कहते अरे ये तो बढ़िया था, इतने में देर हो जाती है। आइए साहब, आपका ध्यान चाहिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? ये क्या लिखा है? विच मेटल? डी फ्रॉम इट्स एक्वेस सॉल्यूशन। तो डी के ऊपर कौन है? So answer will be B and C. बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट पार्ट, बेस्ट चॉइस फॉर एनोड एंड कैथोड। रुको, एनोड की परिभाषा जहां पर या जिसका, कैथोड की परिभाषा रिडक्शन के लिए एसआरपी, ऑक्सीडेशन के लिए एसआरपी। या हाथ ऐसे क्या कर रहा हो, समझ पाए? एक लाइन कहता समझ में बताना, कह दूं? जो जितना ऊपर होगा उतना बढ़िया एनोड होगा, जो जितना नीचे होगा उतना बढ़िया। सबसे शानदार बैटरी बनेगी लिथियम और फ्लोरीन की। मोबाइल की बैटरी चलती है लिथियम आयन बैटरी। अरे हाँ या ना? उसके सामने कोई टिकने वाला है क्या? सबसे ऊपर कौन है? लिथियम। सबसे नीचे कौन है? फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के साथ समस्या अलग है, केवल लिथियम से ही बैटरी बनाई जा रही है। सीखेंगे। फिलहाल बेस्ट चॉइस कौन सा होने वाला है? लिथियम। बोलो हाँ या ना? अभी फिलहाल यहां देखते हैं बेस्ट चॉइस फॉर एनोड एंड कैथोड। सबसे ऊपर कौन है? तो एनोड कौन बनेगा? बोलो बेटा, कैथोड कौन बनेगा? कोई दिक्कत? क्या बढ़ूं अगले सवाल की ओर? इसी सवाल का एक बढ़िया वर्जन जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। अच्छा, अभी तक आपको हमने रेडॉक्स की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मना किया था। आप कहोगे हमने कौन सा पढ़ा था, है ना? लेकिन अब जो बच्चे पढ़ रहे थे वो पढ़ सकते हैं रेडॉक्स, रेडॉक्स, रेडॉक्स। याद है? अब जिनको एनसीईआरटी खत्म करना हो खत्म कर सकते हैं। चलिए, जो कर रहे थे, ऑफ कोर्स जो नहीं कर रहे थे बेटा, हाँ, कोई बंधन नहीं है, सब इच्छानुसार चल रहा है जीवन। कोई बंधन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई, है ना? और क्या चाहिए आपको? मनमानी चलने दीजिए सब। लिख लो बेटा। अगला सवाल, वैल्यूज लिखिए, लिख लो पहले। अब इसमें उस कंसेप्ट का एक नया वर्जन है। अब यहां पे सारे मेटल नहीं है, मेटल भी, नॉन मेटल और आयन भी है। अब अपने को अच्छे से सोच के ही जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा डेफिनेशन भी याद करते चलना, और जो तरीका सिखा रहा हूं वो भी समझते चलना। कुछ दिया है, आप भी लिख लो। कुछ दिया है बेटा, दिख रहा है? अब लिख ले, वैल्यूज भी लिखिए। 1.51, 1.33, 1.36, 0.54, राइट? सबका भाई ने क्या दे रखा है? सबका एसआरपी दिया। अरे चलो, ये तो काम अच्छा किया। वो घुमाने में कई बार हमें समझ में नहीं आता, घूम जाता है। हाँ या ना? माइनस का प्लस करते हैं लेकिन हम दिमाग में करना भूल जाते हैं, इतने में नेगेटिव हो जाता है। तसल्ली से लिखिए, आराम से लिखिए, चलेगा। एक सवाल तो आना है, आप सबका ध्यान चाहिए। सबने लिख लिया? अब क्या क्या सवाल, दो तीन पूछ रहा हूं, लिखना। नंबर 1, बेस्ट ओए। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। बेस्ट ओए। नंबर 2, बेस्ट आर ए। नंबर 3, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताना है। नंबर 4, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। मैं रिड्यूसिंग पावर भी बोल सकता हूं, रिड्यूसिंग नेचर भी बोल सकता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकता हूं, चलेगा? चलिए, आपको देता हूं पूरे 1 मिनट का समय। तसल्ली से करें, पूरी क्लास का सही आंसर है सोचें, पहले वाले सवाल से सीखें, लेकिन सही करें। तब तक मैं अगले सवाल की रूपरेखा तय कर रहा हूं। लिख दूं अगला सवाल? जल्दबाजी मत करो, सबका क्या दे रखा है? एसआरपी। देखो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सोचिएगा। लिख लिया होगा सवाल? ये सब वैल्यूज देने का तरीका है। कभी वो रिएक्शन लिख के देता है, तो कभी वो सिंबल के फॉर्म में देता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों,
जो लिखा है वही होता है, ऐसा नहीं होता है। ये सब कर्मों का खेल है, जिसके जैसे कर्म उसके साथ वही होता है। अरे समझ पा रहे हो क्या? कुछ कह रहे सर भावुक हो जाते हैं। सर भावुक नहीं होते हैं, सर प्रैक्टिकल होते हैं। अब जो समझदार है वो समझ ये सब कर्मों का खेल है। जिसके लास्ट ईयर अच्छे कर्म थे 650 पहुंचा। कुन्हाड़ी में एक बच्चा है 649 पे ड्रॉप लिया उसने। कर्म अच्छे थे 649, अब कर्म बिगड़ेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 496 694 4, समझ पा रहे हो क्या? हाँ, आधे कह रहे 746, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइए। खैर, आपके सामने कुछ लिखा है तो सब कर्मों का खेल है। कर लिया होगा वो सवाल। चलिए साहब, कितने बच्चों से बन चुका है? रेज योर हैंड। अरे वाह, पूरी क्लास जवाब दे दो तो मजे आ जाए। सभी लोग जल्दी से, समय कम है बच्चों, बस लिख लिया होगा, डिस्कस करें। आइए, सबसे पहला सवाल उसने हमसे पूछा बेस्ट ओए। आओ समझते हैं प्लीज। सबने कर लिया होगा। सबका ध्यान बोर्ड पे आइए साहब। सबसे पहले आई विल नॉट रिपीट अगेन, जुड़ जाइए जुड़ जाइए। बेस्ट ओए, क्या बोला मैंने? ओए मतलब, अब आप सीधे ट्रिक लगा रहे हो है ना। अब आप सोच भी नहीं रहे हो ओए की परिभाषा क्या है। अब सीधे तुरंत सर नीचे पहुंचो। हाँ या ना? यही होता है, पहले हम एडजस्ट होते हैं फिर हम अडाप्ट होते हैं, है ना। सुनिएगा, बेस्ट ओए उसने हमसे बोला है बेस्ट, बेस्ट ओए मतलब हमें वो सोचना है जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा। अब मुझे क्या पूरा अरेंज करने की आवश्यकता है? नहीं सर, सीधे सबसे ज्यादा एसआरपी किसका भाई? आई एम डैम श्योर आंसर तो यही होगा। अब समस्या बस ये है कि ये होगा कि ये होगा। मैं कुछ भी लिख देता तो आप आंसर मान लेते, लेकिन मैं परफेक्ट आंसर देना है। अब थोड़ा सा आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी प्लीज। आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, कैसे सोच रहे देखिएगा। उसने बोला ओए मतलब ऑक्सीडाइजिंग, मतलब दूसरे का, खुद का। खुद ने क्या होना है? खुद ने क्या होना है? खुद ने क्या होना है? इतना तो कॉमन सेंस आप सबके सामने है। रिडक्शन +7 से +2 है कि +2 से +7? तो रिडक्शन +7 वाले का होगा कि +2 वाले का? प्लस। तो आंसर होगा MnO4 माइन। बोलो डन, बोलो डन। नहीं समझे? पक्का नहीं समझे? एक बार फिर से, एक बार फिर से, आखिरी बार। उसने बोला ओए, आखिरी बार बता रहा हूं, ठीक है। उसने क्या बोला? पहले अपने कंसेप्ट याद कर लो। ONM मतलब नीचे वाले, मतलब जिसका एसआरपी सबसे। तो अब इनमें सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है? डन है। अब उसमें मुझे जवाब देना है आयन की मेटल, लेकिन ये तो मेटल नहीं है ना। अरे हाँ या ना? अब आप देखो, एक MnO4 माइनस स्पीसीज है, एक Mn+2 है। हेलो, तो मुझे इसी में आंसर चुनना है, तो मुझे डेफिनेशन जाना पड़ेगा। ओए का फुल फॉर्म क्या था? ऑक्सीडाइजिंग। दूसरे का, खुद का। मतलब आंसर वो होगा जो खुद रिड्यूस होने की कैपेसिटी रखता है। क्या बोला मैंने? आंसर यहां तक क्लियर हुआ? तो रिडक्शन Mn+2 का होगा कि Mn+7 का होगा? अगर होगा तो बोलो डन, एंड आंसर विल बी MnO4 माइनस। क्या अगले सवाल का जवाब दे दोगे? कितने बच्चे दे देंगे? रेज योर हैंड। अरे वाह साहब, आरे क्या बोला? मेरे साथ चलना। आरे मतलब RAM, मतलब सबसे कम एसआरपी। सबसे कम एसआरपी, पक्का यही होगा, यही होगा। अब सबसे कम एसआरपी में हमने इसको चुन तो लिया है, बोलो डन। अब मुझे बताना है आंसर I2 होगा क्या I माइनस? रुको रुको, थोड़ा थोड़ा सा डेफिनेशन प्लीज। RA मतलब रिड्यूसिंग, जल्दबाजी मत करो, हर तरीके से क्रॉस वेरीफाई करो। RA मतलब रिड्यूसिंग। दूसरे का, खुद ने। अब सोचो, ऑक्सीडेशन होना है तो I माइनस से I2 ऑक्सीडेशन है कि I2 से I माइनस ऑक्सीडेशन? तो आंसर I माइनस होगा कि I2 होगा? I माइनस होगा, तब ना खुद ऑक्सीडाइज होकर I2 बनेगा। यानी इसका आंसर होगा I माइनस। बोलो डन। इज दिस क्लियर? एक आखिरी बात, पूरी क्लास जुड़ जाए, सब दिमाग में हटा के सुनो ना यार। एक छोटी सी चीज वरना परेशान करती है। आरए की डेफिनेशन पहले मुझे बता दो। रिड्यूसिंग, दूसरे का, खुद का।
अब भूलना नहीं, दिमाग में सेट कर लो, आंसर वही होगा जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। आंसर वही होगा। अगर आंसर I2 होता तो I2 ऑक्सीडाइज होके कहां जा रहा मुझे पता थोड़ी है। इंफॉर्मेशन केवल इसकी गिवन है ना, इसी में चुनना है। ऐसा थोड़ी अपने से I2 सर, I2 से I5 ले जाओ सर, 5+5, ऐसा नहीं, इसी में चुनना है। बोलो डन। आर ए रिड्यूसिंग, दूसरे का खुद का, खुद ऑक्सीडाइज कौन होगा, I2 का माइनस, आई माइनस। बोलो डन। आओ समझते हैं अगले वाले में। अगले वाला कितना आंसर बता देंगे, एक मिनट। ऑक्सीडाइजिंग पावर ONM ज्यादा SRP से कम SRP, ज्यादा SRP से, मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4, सबसे ज्यादा SRP, क्या बात है, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, बोलो डन। अब रुक जाना, रुक जाना, 1 3 2 4 ये तो है डन। अब मुझे बस इतना बताना है कि कहां पे कौन सा आयन होगा। पहले मन में सेट कर लो, हम किसका ऑर्डर लिख रहे हैं, मतलब दूसरे का। जल्दबाजी क्यों करते हो, आपके जो मन में वो क्यों बोलते हो, मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे। फिर से, हम किसका ऑर्डर लिख रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे का, खुद का, मतलब आंसर वो होगा जो खुद रिड्यूस हो सकता है। तो खुद रिड्यूस हाई चार्ज वाला होगा, लो चार्ज वाला, हाई चार्ज, MnO4 माइनस Cr2O7 2, पक्का। आंसर होगा सबसे पहले 1, मतलब MnO4 माइनस, उसके बाद 3 Cl2, उसके बाद Cr2O7 2 माइनस, उसके बाद, नहीं समझे, लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिखो जरा। थर्ड पार्ट का आंसर लिख रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, बोलो डन। मैं लिख देता हूं, रूल लिख देता हूं पहले, जिसको नहीं याद है, दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, बोलो डन। सबसे ज्यादा SRP, हाँ या ना, सबसे ज्यादा SRP, आपके सामने ऑर्डर लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 3 2 4 लिख देता हूं, 1 3 2 4। अब आंसर बताना है, MnO4 माइनस, उसके बाद, उसके बाद Cr2O7 2 माइनस, उसके बाद I2, चलेगा। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट का आंसर बता दें, यही ECS है, यहीं पे सब ज्यादा सवाल गलत होते हैं, ये सीख गए तो बाकी सब तो बन ही जाएंगे, बाकी सब बन ही जाएंगे। क्या फोर्थ पार्ट कर लोगे, रिड्यूसिंग पावर पूछा होगा, एक बार बता दो पहले कंसेप्ट, रिड्यूसिंग पावर, शानदार। अच्छा ट्रिक लगा लोगे, आर बोला, RAM, मतलब ऊपर से चलना है, मतलब कम SRP चलना है। सबसे कम SRP किसका है, 4 2 3 1, 4 2 3 1, पक्का। उल्टा कर दूं ना यार, एक बार सोचा था, क्यों बार बार सोचे, है ना। 4 2 3 1। अब रुको, डेफिनेशन याद कर लो, दूसरे का, खुद का, खुद ने ऑक्सीडाइज होना है, तो कम चार्ज पे होगा तब कि हाई पे होगा तब, कम पे, तो सभी के कम चार्ज वाले लिख लो, बस खत्म। नहीं समझे, लिख लोगे क्या, अब लिख लेते हैं आंसर, आ जाओ। 4 में कौन था, I माइनस, ठीक है, फिर कौन होगा, Cr3 प्लस, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, Mn+2, बोलो डन। चलिए साहब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड बेहतरीन सवाल की ओर, बढ़े क्या, बस हल्का सा प्रोफाइल टच कर रहा हूं मैं, और बढ़े आगे। क्या सबको ये क्लियर है, सबको क्लियर है, अगर बोलो बेटा, नहीं अगर स्पीसीज दे रखी तो स्पीसीज लिखिए ना पूरा, अगर आयन लिखा होता ऑप्शन वो लिखते, जब आपके सामने पूरा MnO4 माइनस है तो वो लिखो ना, Mn+7 अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, एग्जिस्ट MnO4 माइनस कर रहा है, तो आंसर कौन जाएगा, MnO4 माइनस। ठीक है भाई, लिखिएगा नेक्स्ट सवाल, ये एक प्रोफाइल टच कर रहा हूं, एक सवाल पूछूंगा बस, लिख लो, 4 रिएक्शन है। मैं सिखाना क्या चाहता हूं समझना, कभी कभी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक बार रुक लो, कभी कभी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें वो ऐसे हाइपोथेटिकल दे सकता है, हमें ऐसे हाइपोथेटिकल, हाँ या ना, तो कभी कभी वो सिंबल के फॉर्म में दे देगा, कभी कभी वो सिंबल के फॉर्म में, बोलो ना यार, और कभी कभी हो सकता वो हमें दे दे रिएक्शन लिख के, लेकिन याद रखना जो लिखा होता है वही होता है, ऐसा नहीं।
ये तो बस लिखने का एक तरीका है, वैल्यू देने का एक तरीका है। लिख लो सबका। उन्होंने हमारे सामने 4 रिएक्शन दी है, 0.80 वोल्ट, -1.23 वोल्ट, 0.67 वोल्ट, 0.93 वोल्ट। लिख लें। ए से बना A2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, B2 प्लस से बना B, C से बना C2 प्लस और D2 प्लस से बना D। 0.80 -1.23 0.67 0.93। ओरली सवाल पूछूंगा, ठीक है? एक दो कॉपी में लिख लेना, बस एक प्रोफाइल अपन और टच कर रहे हैं कि रिएक्शन दे दो तो हमें क्या सोचना है। सबका एसआरपी दिया कि सबका एसओपी? कुछ का एसआरपी, कुछ का एसओपी। आपका फर्ज सबसे पहले क्या बनता है? सबका लिख ले एसआरपी। पहले वाले का एसओपी, लो लिखा मैंने एसआरपी। दूसरे वाले का एसआरपी, तीसरे वाले का एसओपी, -0.67 वोल्ट। चौथे वाले का एसआरपी। मुझे लगता है सवाल खत्म है। पहले एक दो पूछ लेता हूं, फिर आप बताना, फिर कॉपी में लिखवा दूंगा। आ जाओ। सबके सामने एसआरपी का क्रम लिखा है, लिखा है क्या? सबसे, अब मुझे तुरंत आंसर चाहिए अगर सीख गए हो तो, पूरी क्लास। सबसे कम एसआरपी किसका है? बाद में लिख लेना। सबसे कम एसआरपी, कम कम बोला, ये एसआरपी लिख दिया ना भाई। सबसे छोटा नंबर कौन है? पक्का? सबसे कम एसआरपी, सबसे ज्यादा डन। क्या यहां पे माइनस साइन लगा रहने दूं? अभी ठीक है? सबका ठीक है अभी? पक्का? सबसे कम एसआरपी, सबसे ज्यादा, आ जाओ जो पूछो बताना, ठीक है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये लिखवाऊंगा नहीं यार प्लीज। मोस्ट, ये अब इतने काबिल हो गए हो। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, शानदार। पक्का? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बता दोगे? मोस्ट निगेटिव एसआरपी से मोस्ट पॉजिटिव एसआरपी। अब एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? क्या बात है। सबसे बढ़िया एनोड कौन होगा? सबसे बढ़िया कैथोड? जो जितना ऊपर उतना बढ़िया, जो जितना नीचे उतना बढ़िया। कोई दिक्कत? विच इज द बेस्ट ओए? ONM, ONM। सबसे ज्यादा एसआरपी यही होगा। अब आंसर डी होगा कि डी का आयन? डी का रूल बोलो मिस्टर। ओ है तो एम आई, ओ है तो आदत पड़ जाएगी, घबराओ नहीं, चलेगा। एक सवाल लिख लो बस। राइट द ऑर्डर ऑफ, राइट द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, राइट द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताना है, बन जाएगा। राइट द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ज्यादा एसआरपी से कम एसआरपी की कम से ज्यादा, ज्यादा से कम। तो पहले मैं एलिमेंट लिख लेता हूं। सबसे ज्यादा एसआरपी किसका था? डी का। उसके बाद सी का, उसके बाद ए का, उसके बाद बी का। अब मुझे पता है उन्होंने ओ पूछा है, तो ओ के लिए आंसर मेटल आयन होगा, मिस्टर मियो। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सब में लगा दूंगा आयन, सब में लगा दूंगा आयन, सब में लगा दूंगा आयन। आसान है। अब यहां तक एक प्रोफाइल चली, अब एक दो प्रोफाइल नहीं करा रहा हूं, ठीक है? ये सब सोच पाओगे? अब इसी को थोड़ा सा नए तरीके से पेश करते हैं। लिखिएगा अगला सवाल। बढ़े आगे? डन है। इसी चीज को उसने अब ऐसे नहीं, कुछ ऐसे पूछा। लिखो, एक रिएक्शन गिवन है 2A माइनस प्लस B2 से बन रहा है A2 प्लस 2B माइनस। देखता हूं आपको रिएक्शन पढ़ना आया कि नहीं आया। 2A माइनस से क्या बना? A का क्या हुआ और B का क्या हुआ? रुक जाओ, B का क्या हुआ? B का रिडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हुआ। क्षमता के फॉर्म में बोलो, क्योंकि उसका एसआरपी ज्यादा है। जिसकी जो क्षमता, उसके साथ वही होता
या उल्टा कहो जो हुआ है क्योंकि वो क्षमता ज्यादा है। सिंपल सी बात है। ए का क्या हुआ है? मतलब ए का क्या ज्यादा है? कंफर्टेबल? कंफर्टेबल। अब उसने एक और रिएक्शन दिया, लिखो। अगली रिएक्शन आपके सामने है 2C माइनस प्लस B2 और फिर लिखा नो रिएक्शन। मतलब रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। मतलब आपको लगता था कि ऐसा होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी सोच जाओ ऐसा क्यों नहीं हुआ। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, लिखो अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन आपके सामने है 2D माइनस प्लस A2 और यहां बन रहा है D2 प्लस 2A माइनस। D2 plus 2A minus. On the basis of these reactions, on the basis of these reactions, इन reactions के आधार पर, on the basis of these reactions, write the order of SOP. अब उसने हमसे SOP का ऑर्डर पूछा है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं सीधे SOP सोच के ऑर्डर लिखूं या तो मैं SRP सोच के लिखूं फिर उल्टा करूं। तो SRP सोच के लिखोगे, उल्टा करोगे, दो बार सोचना पड़ेगा। अगर सीधे SOP सोच सकते हो, सीधे SOP सोच लो। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। बहुत बढ़िया, तसल्ली सोचो। हिंट दे दूं क्या? हिंट दे देता हूं, नई प्रोफाइल का सवाल है इसलिए। नंबर 1, पहली रिएक्शन का कंक्लूजन, पहली रिएक्शन का किसका ऑक्सीडेशन हुआ? ए का। क्यों हुआ? अब देखो कुछ बच्चे सुन नहीं रहे, क्लास के बाहर पूछेंगे, इनको नहीं बताऊंगा पक्का। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? क्यों हुआ? सिंपल सी बात है। कोई बच्चा अकेले बैठे बैठे पढ़ रहा, क्यों पढ़ रहा? पढ़ा तो है उसके अंदर। और कोई बच्चा अकेले बैठे सो रहा है, बोर हो रहा हूं यार, मन नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप? जिसके अंदर जो तत्व होता है वही तो होता है, हाँ या ना? आज यहाँ पे ए का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी अगर मैं एसओपी का ऑर्डर लिखता हूं अगर, तो किसका एसओपी ज्यादा है? ए का। किससे ज्यादा है? बी से। अगर मैं एसआरपी का लिखता तो किसका ज्यादा होता? बी का। किससे ज्यादा होता? ए से। प्रश्न पूछा क्या है? तो एसआरपी लिख के उल्टा करूं वो फायदा कि सीधे एसओपी लिख लूं? सर काहे को दो स्टेप करोगे जब एक स्टेप में काम चल रहा है? बोलो हाँ या ना। आगे आप सोचो। आपस में डिस्कशन ना करें। बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। कर लिया होगा। चलिए साहब, कितने बच्चों समझ चुका है? रेज और हैंड। जिनसे नहीं बना जुड़िएगा, बेहतरीन सवाल है। आओ साहब, पहला वाला कंक्लूजन क्लियर है। चलते हैं अगले में। C माइनस प्लस B2 की रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? इसका यह मतलब है कि C माइनस का ऑक्सीडेशन और B का रिडक्शन। B का रिडक्शन होता अगर उसका एसआरपी ज्यादा, C का रिएक्शन होता अगर उसका एसओपी ज्यादा, लेकिन रिएक्शन मतलब ऐसा, मतलब C का एसओपी ज्यादा, मतलब एसओपी किसका ज्यादा है? तो सर B का हो जाएगा ना। अरे B जाएगा कहां, वो पता थोड़ी है। अच्छा ए लिख दिया मैंने, बहुत टैलेंटेड है आप लोग। बी किससे ज्यादा? सी से। अब एक सवाल ये कि सर बी का ऑक्सीडेशन होगा तो बी का कराओ ना, लेकिन बी बनेगा कहां ये मुझे पता। बी प्लस जाएगा, बी टू प्लस जाएगा, बी थ्री प्लस जाएगा, ये कोई जानकारी दी? इस रिएक्शन के सीक्वेंस से बच्चे को समझना है, रिएक्शन होगी तो ऐसी होगी, रिएक्शन होगी तो अपने मनमानी ढंग से रिएक्शन नहीं करानी है। समझ पाए? तो ये बात तो पक्की है कि अगर सी माइनस का रिएक्शन होता तो सी माइनस से सी टू बनता, लेकिन रिएक्शन हुआ नहीं है, मतलब सी का एसओपी ज्यादा नहीं है, तो किसका ज्यादा है? बी का। किससे ज्यादा है? सी से। बोलो डन? नहीं डन? पक्का? थर्ड में आपको बोलना है, पूरी क्लास चाहिए मुझे। ऐसे नहीं, ऐसे। क्या डी माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ? यानी डी का एसओपी ज्यादा किससे?
तो क्या मैं कह दूं डी ग्रेटर देन ए? बोलो डन। ये वही वाली तो बात है, ए बड़ा है बी से, डी बड़ा है ए से, सबसे बड़ा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद बोलो डन। नहीं समझे? लिख लोगे? इसी को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दूं? एक और सवाल लिखो। कुछ करे सर? हाँ, बढ़े आगे बेटा। चलिए, अगला सवाल है इंसान की इच्छा है, मतलब वंस मोर। और एक बार और पूछूंगा, अभी रुक जाओ। वंस मोर है बेटा। आप लोग दशहरे मैदान में क्यों नहीं जाते? वहां मेला लगने वाला है। कोई आपके लिए ताली बजाए यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ लिखो बेटा। ड्यूरिंग अ रिएक्शन, बस 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 बस। ड्यूरिंग अ रिएक्शन, नहीं पढ़ने का मन करे तो बैग लेके घर जाया करो ना, फालतू में टाइम वेस्ट करते हो। ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, रेड हॉट कार्बन, रेड हॉट कार्बन डिस्प्लेसेस, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है भाई, डिस्प्लेसेस, डिस्प्लेसेस एलिमेंट एक्स एंड वाई, displaces element x and y from xo and yo, from xo and yo, but not from zo. मैं सवाल रिपीट करता हूं। रेड हॉट कार्बन displaces element x and y from xo and but not from, पहले इसको फील करो। कार्बन ने किसको हटा दिया? और लेकिन जेड को हटा। अच्छा, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? तो जेड पे। मतलब वो अगर जेड को नहीं हटा पाया या एक्स और वाई को हटा पाया, मतलब कैटायन को हटा पाया, मतलब खुद कैटायन बना होगा। ये तो वही वाली बात है कि जिंक ने कॉपर को हटाया। ये तो वही वाली बात है कि जिंक ने कॉपर को हटाया। प्लीज समझो थोड़ा सा, जिंक ने किसको हटाया? सही भाषा में जिंक कॉपर को हटाता है, कॉपर आयन को हटाता है। कॉपर, समझ पा रहे हो क्या? तो क्या आज कार्बन ने एक्स आयन और वाई आयन को हटाया है, लेकिन जेड को नहीं हटा? क्यों नहीं हटा पाया जेड को? क्योंकि जेड उससे ज्यादा ताकतवर है। तो फिर कार्बन किससे ज्यादा ताकतवर है? एक्स और वाई से। लेकिन जेड से ज्यादा ताकतवर, समझ पा रहे हो? एंड एलिमेंट वाई, एंड एलिमेंट वाई, एलिमेंट वाई displaces, displaces x from xo, displaces x from xo but not from zo, but not from zo. Write the, write the, write the increasing order of SRP for x, y and z. Write the increasing order of SRP for x, y and z. सवाल समझ गए? मुझे एक्स वाई जेड का किसका ऑर्डर लिखना है? एसआरपी का इंक्रीजिंग। तो सबसे कम एसआरपी, ज्यादा ज्यादा ऐसे बताना है। आराम से सोचो, बढ़िया से करो। सोचो सोचो सोचो। बन गया क्या? बन जाए तो हाथ खड़े करते चलिएगा प्लीज फटाफट। अब ऐसे में दुनिया भर के सवाल बनाऊं, लेकिन लॉजिक फंडामेंटल कंसेप्ट सोचने का यही होना चाहिए। चलेगा भाई? आओ समझते हैं जिन बच्चों से बन गया और जिनसे नहीं बना। मेरे प्यारे बच्चों आओ, क्या कार्बन ने एक्स को हटा दिया था? वाई को भी हटा, लेकिन जेड को हटा नहीं। आई एम डैम श्योर जेड कार्बन से ऊपर है, तभी तो नहीं हटा पाया। अगर कार्बन ज्यादा ताकतवर होता तो कार्बन हटा देता, लेकिन ज्यादा ताकतवर कौन है? जेड। चलो जेड और कार्बन के बारे में ये तो मुझे पता चल गया। अब बताते हैं, अब बताओ वाई किसको हटा पा रहा है, लेकिन जेड को हटा? मतलब जेड तो ऊपर ही है, लेकिन वाई ने किसको हटाया? बोलो बोलो। तो वाई ऊपर की एक्स ऊपर? पक्का? ताकतवर कमजोर को हटा देता है, ताकतवर कमजोर को हटा, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है। तो अगला नंबर वाई का होगा। अब मुझे पता नहीं कि वाई ऊपर है कार्बन के नीचे, लेकिन उसने सवाल भी तो मुझसे केवल एक्स वाई जेड का पूछा। बोलो हाँ या ना? आई एम डैम श्योर जेड के नीचे कौन है? वाई। उसके नीचे कौन है? एक्स। बोलो डन। एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, डिक्रीजिंग? तो सबसे कम एसआरपी जेड का, उसके बाद वाई का, उसके बाद एक्स का। बोलो चलेगा?
ये कहानी सवालों की चलती रहेगी, खत्म होने वाली नहीं। बोलो क्लियर है बेटा? एक बच्चा मुझसे कह रहा है कि सर सी पहले आएगा बाद में आएगा, लेकिन कार्बन के बारे में पूछा ही तो नहीं है। क्यों हम कार्बन सोचें? हमें पोजीशन किसकी ध्यान देनी है? जेड, वाई और एक्स की। चलेगा। अच्छा, उसने मुझसे एसआरपी का ऑर्डर पूछा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? मैंने जो लिखा है ये एसआरपी का लिखा है, एसओपी का? सबसे कम एसआरपी किसका है? सबसे कम एसआरपी जो सबसे ऊपर है उसका एसआरपी सबसे कम की ज्यादा? बोलो ना यार, आपने ईसीएस पढ़ा। ऊपर सबसे कम एसआरपी के सबसे ज्यादा और नीचे सबसे, ठीक है। अब वो एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, उसकी इच्छा है। ये जो हमने लिखा है ये जेड की ताकत सबसे ज्यादा, एसआरपी सबसे कम, लेकिन सवाल क्या पूछा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। तो जेड का एसआरपी सबसे कम है, उसके बाद एक्स। बोलो डन। ये जो ऑर्डर है ये डिस्प्लेसमेंट का है, लेकिन ये जो ऑर्डर है एसआरपी का है। ये जो ऑर्डर है एसओपी का है, ये जो ऑर्डर है, नहीं समझे? फिर से, सबसे ऊपर कौन है? उसके बाद सबसे ऊपर उसका एसआरपी सबसे, और सबसे नीचे उसका एसआरपी सबसे। अब वो देखो, सवाल अपने ऊपर है कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख रहे हैं, वो तो एक प्रोफाइल है कि भाई ऐसा पूछेगा, हमें सोचना पड़ेगा। बोलो बेटा। एक बच्चा मुझसे कह रहा है एक्स वाई जेड मेटल है कि नॉन मेटल? अब आपको समझना पड़ेगा, जो मैंने शुरू में कहा, अगर वो यहां से आयन को हटा रहा तो रूल वही मेटल वाला चल रहा। ये तो वही वाली बात हुई, ऐसा मैंने कहा तब आपने सुना नहीं होगा। जिंक और कॉपर नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही है, तो बताओ जिंक किसको हटा रहा है? कॉपर को कि कॉपर आयन को? आयन में भी कैटायन की एनायन। तो अगर आपके सामने एक्सो लिखा, ओ पे -2 है, तो यहाँ +2 होगा ना भाई। रूल तो वही चल रहा, मतलब ऑक्सीडेशन वाला, मतलब मेटल वाला। बोलो डन। आगे बढ़े क्या? प्यारे बच्चों, एक सवाल पूछते हैं और सफर शुरू करते हैं बैटरी बनाने का। पूछ लूं आपसे एक सवाल? लिखो जरा, ई नॉट ऑफ जिंक, ई नॉट ऑफ जिंक 2+/जिंक इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट, and E naught of copper 2+/copper is equal to 0.34 वोल्ट। आपके सामने दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, एसआरपी लिखा मैंने, एसओपी। सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है और कम? तो ऊपर कौन है, नीचे कौन है? समझ गए ना? सवाल पूछा था विच विल बी एनोड एंड विच विल बी कैथोड। आपको बताना है इनमें से कौन बनेगा एनोड, कौन बनेगा? बता दोगे बच्चों? कितने बच्चों से बन जाएगा? पक्का? कौन होगा एनोड? पूरा सुनना आंसर, कौन होगा एनोड, कौन होगा कैथोड? एक मिनट, कॉपर की कॉपर +2, कॉपर की कॉपर +2, फिर से पूछ रहा हूं, कॉपर की कॉपर +2। कितने बच्चे कह रहे कॉपर? रेज योर हैंड। कितने बच्चे कह रहे कॉपर +2? इलेक्ट्रोड तो कॉपर होगा, रिडक्शन कॉपर +2 का होगा। इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या थी? वो जहां से होके बिजली दौड़ जाती है वही इलेक्ट्रोड कहे। अरे कॉपर पे कॉपर आए के रिड्यूस हो रहा, लेकिन बिजली तो मेटल की रॉड से ना दौड़ेगी भाई। इलेक्ट्रोड कॉपर होगा, कॉपर आयन। इलेक्ट्रोड कॉपर होगा, कॉपर आयन। रिडक्शन कॉपर का, कॉपर आयन का। बोलो डन। क्या बैटरी बनाना सीखना चाहते हैं? लिख लो जरा, आंसर इज जिंक एंड कॉपर। प्यारे बच्चों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने ऐसा आपके सामने सेटअप बनाया था, कोई कॉपी में लिखेगा। जब भी किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डुबोया, तो कभी सेल्फ टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, तो कभी सेल्फ टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। मैंने जो वर्ड बोला सुन पा रहे हो क्या? कभी सेल्फ टेंडेंसी ऑफ, तो कभी सेल्फ टेंडेंसी ऑफ के कारण वो ऑक्सीडाइज होगा, तो कभी वो रिड्यूस होगा, और वहीं पे जन्म होगा एक पोटेंशियल डिफरेंस का। बोलो हाँ या ना? हमने लिया था पहला बर्तन, याद है? आप सबका ध्यान चाहिए, हमने लिया था पहला, यहां भरा था जिंक सल्फेट, उसमें कौन सी रॉड थी? और यहां था कॉपर, कौन सी रॉड थी? थोड़ा फील करिएगा, मुझे आपका जवाब चाहिए। मैंने इतना बता दिया, क्या ये जिंक था? क्या जिंक सल्फेट था? हमने जिंक सल्फेट 100 माना था, हमने कॉपर सल्फेट 100 माना था, लेकिन ये भी कहा था जब कंडीशन होगी स्टैंडर्ड, कैसी होगी? उस समय जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसका नाम होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन हुआ तो एसओपी, रिडक्शन हुआ।
लेकिन ऑन पेपर कुछ भी लिखा जा। ऑन पेपर जो मन में आए वो लिखो। ऑन पेपर जो मन में आए, जो लिखा है वही होता है, ऐसा नहीं। क्या ये जिंक था? क्या जिंक ऑक्सीडेशन हुआ था? सुनिएगा, जब जिंक ऑक्सीडेशन हुआ था तो क्या जिंक 2+ बना था? क्या साथ में 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में आया था? सॉल्यूशन में नहीं आया था, मेटल की रॉड में रह गया था। बोलो हाँ या ना? पहला जिंक बहुत जल्दी आया कि धीरे से? धीरे धीरे जिंक आने का रेट, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो शुरू में द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज हाई, बट धीरे धीरे रेट ऑफ ऑक्सीडेशन डिक्रीजेज, और एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ थम सा जाएगा। क्या वही इक्विलिब्रियम क्या है? क्या उस समय मेटल के चार्ज पे नेगेटिव है? सॉरी, मेटल की रॉड पे नेगेटिव चार्ज है? क्या सॉल्यूशन पे पॉजिटिव है? मैं बस इतना बना देता हूं, समझ जाना, मैंने ऑलरेडी इसको फील करा दिया, राइट? ये पॉजिटिव चार्ज क्यों बनाया, समझ पा रहे हो ना? और इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। क्या इस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है? बोलो भाई, इस पे कितना चार्ज है? कितने जिंक गए थे? 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? 20। अब दिमाग में सेव रखना है, 20 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। बोलो हाँ या ना? अब इधर आते हैं, क्या ये कॉपर है? क्या यहाँ पे रिडक्शन हुआ था कॉपर का कि कॉपर आयन का? अकेले रिड्यूस हो जाएगा? मतलब अकेले में कॉपर के सल्फेट के बर्तन में कॉपर तो रिड्यूस हो जाएगा अकेले, बिना कनेक्शन किए? हर किसी की सेल्फ टेंडेंसी भी होती है। अगर एसआरपी पॉजिटिव है तो होगा रिडक्शन, अगर एसआरपी नेगेटिव है तो होगा। छापा हाइड्रोजन के नीचे था, ऊपर एसआरपी पॉजिटिव नेगेटिव, सेल्फ टेंडेंसी। अकेला मेटल उसी के सॉल्यूशन में डुबोया जाएगा, कुछ ना कुछ तो रिडक्शन होके आएगा। बोलो हाँ या ना? कॉपर जाके चिपका था, याद है? इससे इलेक्ट्रॉन लिया था, याद है? इस पे पॉजिटिव चार्ज आया था, आया था। और शायद मैंने रिएक्शन कुछ ऐसे लिखी थी, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन से बना कॉपर। बोलो डन। सॉल्यूशन के सरफेस पे नेगेटिव, मेटल की रॉड पे पॉजिटिव। क्या इसका अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है? क्या इसका भी अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है? इतने में आप आए, कौन आए? आप भागे भागे एक तार लेके आए, वायर। क्या लेके आए? वायर। आप गए, आपने एक वायर यहाँ पे जोड़ा, एक वायर यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे नेगेटिव है तो लो पोटेंशियल की हाई, और यहाँ पे आपने लगाया एक वायर, क्या लगाया? और आपने यहाँ पे लगाया एक बल्ब, क्या लगाया? जैसे वायर लगाया, जैसे बल्ब लगाया, बल्ब जल गया। बल्ब लेकिन जल के बुझ गया। बल्ब जला, जल के, समझे क्या? बल्ब जला, जल के। किताबें लिखती है जब पहली बार इसकी खोज हुई तो द फर्स्ट टाइम, मतलब गैल्वेनिक सेल इसको बोलते हैं, तो उसमें गैल्वेनिक सेल में जो वोल्ट मीटर लगाया था उसमें डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ। और डिफ्लेक्शन, मैं तो समझाने के लिए बल्ब जला जल के बुझ गया बोल रहा हूँ, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ। और डिफ्लेक्शन इस चीज का सबूत था कि करंट फ्लो, मगर फ्लो होने के बाद सब कुछ रुक। अब दो चीजें थी, करंट फ्लो हुआ है मतलब भैया फ्लो कराया जा सकता है। अब समझना ये है आखिर रुका क्यों, आखिर एक बार दौड़ा क्यों, फ्लो कैसे कराएं, इन्हीं चीजों को समझते हैं। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग गैल्वेनिक सेल। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग गैल्वेनिक सेल। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग गैल्वेनिक सेल, जिससे हम लोग मार्केट में कहते हैं वोल्टेक सेल। बोलो चलेगा? गैल्वेनिक सेल, जैसे हम लोग कहते हैं वोल्टेक सेल। ये अपने आप में पूरी फैमिली है, न जाने क्या क्या एनोड हो सकता है, न जाने क्या क्या कैथोड हो सकता। लेकिन जो सबसे पहली डिस्कवरी है उसमें हमने इलेक्ट्रोड एक लिया था जिंक और एक लिया था। जब इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर होगा मात्र, जब इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर होगा, उस समय इस सेल का नाम रखा गया डैनियल सेल। क्या बोलते हैं इसे? डैनियल सेल। तो सब हेडिंग डाल लीजिएगा, सब हेडिंग डाल लीजिएगा, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। और उसमें भी हम जो कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग गैल्वेनिक सेल, जिससे हम लोग मार्केट में कहते हैं वोल्टेक सेल। बोलो चलेगा? गैल्वेनिक सेल, जैसे हम लोग कहते हैं वोल्टेक सेल। ये अपने आप में पूरी फैमिली है, न जाने क्या क्या एनोड हो सकता है, न जाने क्या क्या कैथोड हो सकता।
लेकिन जो सबसे पहली डिस्कवरी है उसमें हमने इलेक्ट्रोड एक लिया था जिंक और एक लिया था, जब इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर होगा मात्र, जब इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर होगा, उस समय इस सेल का नाम रखा गया डैनियल सेल। क्या बोलते हैं इसे? डैनियल सेल। तो सब हेडिंग डाल लीजिएगा, सब हेडिंग डाल लीजिएगा, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। और उसमें भी हम जो कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डैनियल सेल के लिए, और एक बार जब ये सारी कहानी हो जाएगी उसे हम कर देंगे जनरलाइज। सबसे पहले एक बार आपको चित्र बनाना है, और चित्र बनाते समय कोशिश करिएगा ये चलेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये चलेगा हमारा राइट हैंड साइड। एक बार डायग्राम बना लो, बस एक बार, दोबारा नहीं बनवाऊंगा। इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। याद रखना मेरे डायग्राम बनाने के बाद मैं स्लाइड बदल दूंगा। हाँ तो जल्दी बनाइए। एक को हम कहेंगे राइट हैंड साइड। ये पूरा का पूरा जो आपके सामने सेटअप बना है इसे कहते हैं सेल। केवल लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलते हैं हाफ सेल, और केवल राइट हैंड साइड वाले को बोलेंगे हाफ सेल। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और राइट हैंड साइड पे हो रहा रिडक्शन, इसे कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। एक बार आपके नीट में भी सवाल आया है, और रेडॉक्स की एनसीईआरटी में ये जो हाफ सेल है ना, वो उसे लिखता है कपल। क्या लिखता है? कपल। इसको बोलेंगे रेडॉक्स कपल। रेडॉक्स कपल का मतलब पूरा का पूरा रेडॉक्स नहीं, इसको समझना। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को भी बोलेंगे रेडॉक्स कपल, रिडक्शन हाफ सेल को भी बोलेंगे रेडॉक्स कपल। तो सवाल यही था कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेडॉक्स कपल। तो रेडॉक्स कपल बोलते बच्चों को लगता है पूरे पूरे रेडॉक्स की बात हो रही। दिस इज नॉट रेडॉक्स, इधर हाफ दिस और हाफ दिस। चलेगा? समझाता हूं, लिखते चलो फटाफट। पहली बार हमने वायर लगाया तो बल्ब जला, लेकिन जल के बुझ गया। लेकिन हमें यह तो समझ में आया कि बल्ब जलाया जा, कैसे जलाएं, क्या कंसेप्ट लगाएं, समझते? लिख लिया होगा सबने नीचे। कुछ पॉइंट कॉमन चलेंगे, कुछ पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड, कुछ पॉइंट राइट हैंड साइड। नीचे लिखना फर्स्ट पॉइंट कॉमन, स्टार बना के। कुछ कहते से रुक जाइए, मैं उनसे कहता हूं बेटा आप तेज हो जाइए। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। आप मेरी सुनोगे ना, तो मैं क्यों आपकी सुनूं? लिखो नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। लिखिएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। थोड़ा भी थ्योरी लिख लेते हैं एक बार, है ना। ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल is also known as is also known as redox couple, is also known as redox couple। दिमाग में क्लियर कट कर लेना, रेडॉक्स बोलते ही पूरा रेडॉक्स नहीं सोचना है, रेडॉक्स कपल बोलते ही इधर ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या बोला? ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड वाले को रिडक्शन। हाफ सेल प्लस हाफ सेल, सेल बोलेंगे बेटा, फुल सेल नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाफ सेल प्लस हाफ सेल विल गिव सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस रिडक्शन हाफ सेल विल गिव सेल। बोलो चलेगा? आओ समझते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड पे मैंने मनी मन सोचा पहली बार जब वायर लगाया तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हुआ है। बोलो, पहली बार जब वायर लगाया तो क्या बिजली दौड़ी है? तभी तो बल्ब। अब मैंने क्या सोचा, आखिर बल्ब क्यों जला? क्योंकि बिजली दौड़ी है। बिजली क्यों दौड़ी है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो हुआ? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन था, यहां पे नहीं था, एक पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल का अंतर था। और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लोज वेयर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो हाँ या ना। मैंने मनी मन सोचा, काश, क्या सोचा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आता रहता, यहां पे इलेक्ट्रॉन, तो उधर तो बिजली, तो बल्ब। आखिर इलेक्ट्रॉन आना यहां पे रुक क्यों गया? क्योंकि सब कुछ थम सा गया। फिर मैंने सोचा सब कुछ थम सा क्यों गया? क्यों गया? क्योंकि जब जिंक से जिंक 2+ बनना चाहता था
तो अंदर बहुत सारे जिंक ने रिपल्शन किया था। अगर वो जिंक का रिपल्शन ना होता तो जिंक से जिंक 2+ सदा बनते रहता। मैंने कहा समस्या ये एक्स्ट्रा जिंक 2+ आयन में है। काश ये ना रहा होता तो ये बना, तो इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन बहा, तो बिजली दौड़ी। मेरे हाथ देखे आपने? इलेक्ट्रॉन बहा तो बिजली दौड़ी। सही है गलत है? इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे, करंट आएगा ऐसे, बल्ब जलेगा ऐसे बेटा, है ना? हाँ बोलो हाँ या ना। एक मिनट। अब लॉजिक क्या है कि मुझे मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि ऑक्सीडेशन चलता रहे, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन चलता रहेगा, रिडक्शन चलता रहेगा तो बल्ब हमारा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन तब चलेगा जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और इक्विलिब्रियम अपने आप डिस्टर्ब होने वाला। ये तो समझ में आया। यहां से जिंक को हटाइए, यहां से कॉपर को कैसे हटाऊं बेटा? वही तो रिड्यूस हो रहा था। हटाना कॉपर को है कि सल्फेट को? मैंने सोचा सब कुछ थमसा क्यों गया? क्यों गया? क्योंकि जब जिंक से जिंक 2+ बनना चाहता था तो अंदर बहुत सारे जिंक ने रिपल्शन किया था। अगर वो जिंक का रिपल्शन ना होता तो जिंक से जिंक 2+ सदा बनते रहता। मैंने कहा समस्या ये एक्स्ट्रा जिंक 2+ आयन में है। काश ये ना रहा होता तो ये बना, तो इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन बहा, तो बिजली दौड़ी। मेरे हाथ देखे आपने? इलेक्ट्रॉन बहा तो बिजली दौड़ी। सही है गलत है? इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे, करंट आएगा ऐसे, बल्ब जलेगा ऐसे बेटा, है ना? हाँ बोलो हाँ या ना। एक मिनट। अब लॉजिक क्या है कि मुझे मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि ऑक्सीडेशन चलता रहे, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन चलता रहेगा, रिडक्शन चलता रहेगा तो बल्ब हमारा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन तब चलेगा जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और इक्विलिब्रियम अपने आप डिस्टर्ब होने वाला। ये तो समझ में आया। यहां से जिंक को हटाइए, यहां से कॉपर को कैसे हटाऊं बेटा? वही तो रिड्यूस हो रहा था। हटाना कॉपर को है कि सल्फेट को? काश कोई ऐसा होता जो यहां से जिंक को हटाया होता, यहां से। अब ये कौन है? इतने में अचानक से एक सेटअप आपके सामने आता है, और वो सेटअप हाँ ऐसे आके यहाँ पे फिट हो जाता है। और जैसे ये सेटअप यहाँ पे फिट होता है, प्यारे बच्चों आप जान के हैरान हो जाएंगे। थोड़ा मैं डिजाइनर सेटअप बना रहा हूँ। अरे नहीं, आप कह दोगे आउट ऑफ सिलेबस हो गया। वैसे बनाऊंगा जैसे किताबें बनाती हैं। देखो, तो आपके सामने मैंने सेटअप बना, सबको दिख रहा है क्या? जैसे ये सेटअप आता है, दोनों हाफ सेल में डूब जाता है। कुछ ही सेकंड बीते थे कि धीरे धीरे हमारा बल्ब फिर से जलने लगे। धीरे 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 बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ती है। धीरे धीरे बल्ब की इंटेंसिटी। कभी आपने लाइट डिम देखा है? डिम लाइट, तेज लाइट, है ना? धीरे धीरे बल्ब की इंटेंसिटी। कुछ देर तक हमारा बल्ब जलता रहता है और आप उसी बल्ब के नीचे पड़ते रहते हैं। कुछ देर तक हमारा बल्ब जलता है और आप उसी के नीचे पड़ते रहते हैं। एक आध घंटे बीते ही थे कि अचानक से बल्ब की रोशनी फिर से डिम होने लगती है और फिर से बुझ जाती है। आप लाइफ साइकिल ऑफ बल्ब देख रहे हो क्या? पहले जलता है, फिर बुझ जाता है, इतने में कोई आता है, फिर से धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ने लग जाती है। कुछ देर तक जलता है लेकिन फिर से डिम होते होते बुझ। आप कुछ देर तक वेट करें, क्या पता फिर से कुछ आए। इस बार बेटा कुछ नहीं आया और बल्ब अब बुझ गया था परमानेंटली। क्या आप जानना चाहेंगे सब क्या हुआ? हाँ, लिखना फर्स्ट पॉइंट। वो ऐसे कर रहा है बेटा, इतनी क्या आवश्यकता है? लिखो नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। व्हेन, कॉमन पॉइंट है, लिखते चलना। व्हेन बोथ हाफ सेल। अब थोड़ा इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, फिर कंसेप्ट में आते हैं, ठीक है? फटाफट लिखना प्लीज। व्हेन बोथ हाफ सेल इज कनेक्टेड, इज कनेक्टेड विदाउट सॉल्ट ब्रिज। ये जो बीच वाला सिस्टम है इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, राइट? व्हेन बोथ हाफ सेल इज कनेक्टेड without salt bridge for the first time, for the first time, for the first time, then because of initial potential difference, then because of initial potential difference, current flows. Then because of
इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लोज। तो कंसेप्ट नंबर 1, क्या बिना सॉल्ट ब्रिज के भी करंट फ्लो हुआ था? यस, लेकिन ये लगातार नहीं चला था, ये हुआ था और होके बंद गया। रीजन समझ पाए? क्योंकि इसके अंदर पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन थे और वो जब तक फ्लो हुए तब तक करंट आया, जैसे वो खत्म वैसे करंट भी। बोलो डन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ जरा, ये जो आपके सामने सेटअप बना इसी का नाम है गैल्वेनिक सेल। क्या नाम है? क्या इसमें एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है? क्या इसमें रिडक्शन हाफ सेल है? पूरे नाम को समझना, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल, दिस इज सॉल्ट, और ये ऊपर क्या दिख रहा है? अब इसको वायर तार नहीं बोलेंगे, राइट? इसको अपन बोलेंगे आउटर सर्किट। क्या बोलेंगे? सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। ये क्या है? आउटर सर्किट। और ये जो अंदर वाला सिस्टम है इसको हम बोलेंगे इनर सर्किट, राइट? या तो इनर सर्किट या तो इंटरनल सर्किट। लिख लो। ऊपर वाला जो वायर वाला हिस्सा है दिस इज नोन एज आउटर सर्किट, और जो अंदर वाला हिस्सा है उसे कहते हैं इनर सर्किट और इंटरनल सर्किट। सर्किट वर्ड सुना है आपने मूवी के अलावा? हाँ, एक है आउटर सर्किट, एक है इनर सर्किट। थोड़ा समझिएगा, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? एनोड। एक मिनट, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है कि जहां ऑक्सीडेशन होता है वही एनोड होता है? एनोड कौन होगा? जिंक है कि जिंक का सॉल्यूशन है? जिंक। कैथोड कौन है? बोलो डन। पॉइंट बना के लिखते चलना। फर्स्ट पॉइंट लिखते चलो, एनोड। हाँ, कॉमन पॉइंट चल रहा है। एनोड लिख लीजिएगा जिंक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कैथोड। कौन है बेटा? कॉपर। सी फॉर कैथोड, सी फॉर कॉपर। हाँ या ना? ऐसा मत याद करना। एनोड कौन है? जिंक। कैथोड कौन है? कॉपर। फिर लिखना नेक्स्ट पॉइंट आउटर सर्किट। जब मैं आउटर सर्किट बोला तो आपकी आंखें कहां गई? वायर की तरफ। बोलो हाँ या ना? मुझे बताओ, क्या आउटर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। करंट के फ्लो होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया? जिंक से। अब जिंक से कॉपर मत बोलो, एनोड से कैथोड की कैथोड से एनोड। लिख लो आउटर सर्किट। करंट फ्लोज, करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा करंट फ्लो होता है और कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब कहां से कहां होता है? डायरेक्शन लिख लो। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हो रहा है? एनोड से कैथोड। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड। और इतना तो आप सबको याद है, अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड है तो करंट कैथोड से एनोड है। आउटर सर्किट चलेगा। अभी बिल्कुल अच्छे से छपा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ऐसे गया है तो करंट ऐसे आया है। फिर सवाल पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल में करंट का फ्लो कहां से कहां है? जिंक से कॉपर की कॉपर से जिंक। माइंड में पिक्चर होनी चाहिए। चलेगा? चलो, ये तो बात हो गई आउटर की। आओ देखते हैं इनर सर्किट की। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इंटरनल सर्किट। आ जाओ, क्या सबका इंटरनल सर्किट पे ध्यान आया? पहला सवाल पूछता हूं, ये जो इंटरनल सर्किट है इसमें कुछ नई चीज लगी है, क्या नाम है इसका? सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट पे आते हैं। अभी जो कहने वाला हूं थोड़ा फील करना। लॉजिक बड़ा सिंपल था। इधर कौन सा चार्ज एक्युमुलेट हो रहा था? समस्या कौन प्रदान कर रहा था? भूल जाते हो आप लोग। यहां पे जम कर रहा था। समस्या कौन दे रहा था? पक्का? तब ना जिंक आना मुश्किल हो रहा था। वो तो इतना ज्यादा चार्ज जिंक हो गया कि आना रिपल्शन इतना हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड नहीं हो पा रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? जिंक 2 प्लस, राइट? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? सल्फेट आयन। मुझे किसे हटाना है? जिंक को। जिंक कैटायन है कि एनायन? और सल्फेट, तो कैटायन को हटाने के लिए कोई एनायन चाहिए और एनायन को हटाने के लिए कोई। और आपको पता है कि कैटायन एनायन दोनों मुझे सब्सटेंस मिल सकता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुना है? तो अपन क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। तरीका होता है भरने का, भी समझाऊंगा। इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं इसमें से। इसमें अपन क्या भरते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायन है वो एक तरफ जाता है, एनायन एक तरफ जाता है। तो जो एक्स्ट्रा एक्युमुलेशन ऑफ जिंक 2 प्लस यहां है उसकी तरफ एनायन आएगा, उसे खींचेगा। इधर सल्फेट था, इसकी तरफ कैटायन आएगा, उधर खींचेगा। तो जैसे एक्स्ट्रा चार्ज का एक्युमुलेशन घटता है वैसे यहां पे ऑक्सीडेशन होने लगता है, वैसे यहां पे।
खत्म। इतना ही तो है सेल बनाने में, और चाहिए क्या? सेल बनाने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन बहता रहे। और इलेक्ट्रॉन कब बहेगा? जब इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब ऑक्सीडेशन होगा। अरे हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, ये जो पूरी की पूरी इंटरनल सर्किट है, इसमें भरा होता है सॉल्ट। क्या भरा होता है? और आप सब जानते हैं कि सॉल्ट में कैटायन भी होगा, और अभी फील कराऊंगा, अभी बस बता रहा हूं क्योंकि मुझे पॉइंट समझाना है। इंटरनल सर्किट में भी करंट फ्लो होता है, लेकिन जो करंट के फ्लो होने का कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं, वो होता है आयन। कौन होता है? लिखना इंटरनल कैसे होता है, अभी आऊंगा कुछ ही देर में। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इंटरनल सर्किट, करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ, करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयन। ये कैसे होता है? कुछ ही देर में फील कराता हूं। कारण याद रहे कि आउटर सर्किट में कारण इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इंटरनल सर्किट में कारण इलेक्ट्रॉन नहीं। कौन है? आयन। बोलो चलेगा? अब सवाल है कि सर आयन तो फ्लो होते हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? करंट की डायरेक्शन, प्यारे बच्चों, क्या आप सबके सामने गैल्वेनिक सेल की फोटो बनी है? उसको मैं एज अ सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। कौन सा डायग्राम? तो अगर मैं गैल्वेनिक सेल के सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, शायद कुछ ऐसा ही तो बनेगा। सोचो सोचो। इसे मैंने बोला सर्किट डायग्राम। बोलो चलेगा? पूरी क्लास का फील मुझे बोर्ड पे चाहिए। ऊपर वाला कौन सा सर्किट है? इनर वाला। ये होगा एनोड, ये होगा। इससे आप ट्रिक भी मान सकते हैं, इससे आप सिंपल रूल भी मान सकते हैं। कैसे? सुनिएगा। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे बहा आउटर में? करंट कैसे बहा? करंट गया ऐसे, इधर आया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। बोलो आउटर सर्किट में कैसे? इनर सर्किट में कैसे? बेटा ऐसे मत बोलो। ए टू सी की सी टू ए बोलो। आउटर सर्किट में सी टू ए, इनर सर्किट में। लिख लो बेटा। नहीं समझे? लिख लेना कॉपी में। इस सर्किट डायग्राम से भी सोचा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली इसका कारण क्या है अभी कुछ देर में फील कराएंगे, ऑफ कोर्स, जो कि आज नहीं हो पाएगा। लिख लीजिएगा। करंट की डायरेक्शन कहां से कहां है? एनोड टू कैथोड। इंटरनल सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो है एनोड से कैथोड, और आउटर सर्किट में कैथोड से एनोड। याद रहेगा? अब इस पूरी कहानी में जो एक चीज हमें समझनी है वो कौन है? सॉल्ट ब्रिज। सही बताऊं, अभी जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें सॉल्ट ब्रिज का बस नाम लिखा है, उसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं है। लेकिन आज से कई साल पहले हम लोग जो पढ़ा रहे उसके पीछे कारण है कि जेई मेंस में सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन पे सवाल आया था, और यही कारण है आज तक पढ़ा रहे, लेकिन पिछले 6-7 सालों से कुछ भी सवाल नहीं आया है। और अभी जो नई एनसीईआरटी है उसमें केवल सॉल्ट ब्रिज का नाम लिखा है। क्या लिखा है? नाम। अब दो बात, मतलब नाम लिखा है तो सिलेबस में तो है ही सही, और दूसरी बात वो कितने डेप्थ में जा सकता है, बहुत डेप्थ में तो नहीं जाएगा, लेकिन जो मोटा मोटा हमें पता होना चाहिए उतनी अपन चर्चा करेंगे, राइट? लेकिन ये भी बता रहा हूं कि सॉल्ट ब्रिज उतने अब डेप्थ में हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन नाम का जिक्र है, तो बन भी सकता है, नहीं बन सकता। तो हमें समझना है थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज, और फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो आपका होमवर्क जो है मैं टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूं, ऊपर वाले बैच में मैं लिख दूंगा, उनकी लास्ट क्लास होती है तो लास्ट होमवर्क लिख दूंगा, तो आप लोग प्लीज वहां से देख लीजिएगा। और आज सबको सवाल करना है। डन? आज का जो होमवर्क होगा वो सबको करना है। खाओ कसम बेटा, खाओ कसम खाओ। मेरी कसम खा रहे हो? खा लो खा लो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बंद कर दो बेटा इसे। आज का जो होमवर्क है मैं